हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ग्राफ का टॉपिक समझाया था और उसी के साथ आज हमारा जो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है उसमें भी आपके अभी कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस और बाकी हैं, जिसमें आप शेडेड रीजन और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनने वाले को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक भी मेरा ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा टॉपिक है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अमूमन 3 क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को यहां पर क्लियर करके दिखाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को लास्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आप लोगों ने किस तरीके से ग्राफ के सॉल्यूशंस निकालकर उनको ग्राफ पेपर पर पुट करना है और अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आगे मूव करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, क्योंकि इस चैप्टर्स का जो भी मेरा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया और आज उसी टॉपिक को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्लासेस आपकी अभी तक हो रही हैं वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। कहता आप इक्वेशंस को ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं वो यहां पर हम देख रहे हैं। 1 मिनट जरा। आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है 3x + y + 1 = 0। तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। और 2x - 3y + 8 = 0। शेड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x एक्सिस। और x एक्सिस जो है उसको आप निकालेंगे, यानी x एक्सिस पर जो भी ग्राफ बनेगा उसको आप शेड करेंगे और उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एरिया को सिर्फ शेड करने के लिए कह रहा है। तो अगर एरिया को सिर्फ शेड करने के लिए कहा गया है तो मैं सिर्फ उसको शेड करके चेक करूंगा कि मेरा एरिया बाउंडेड कहां पर हो रहा है। तो 3x + y + 1 = 0। यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो 3x + y इक्वल में हो जाएगा -1 और y की वैल्यू आ जाएगी -1 और माइनस का 3x। अब आप यहां पर x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं x की वैल्यू पुटअप करता हूं, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। x की वैल्यू को मैंने 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 - 3 × 0। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी -1 और यहाँ पर -0। इसका मतलब सिर्फ y की वैल्यू हो गई -1। सेम उसी तरीके से x की वैल्यू को आप 1 रख दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी -1 - 3 × 1 -1 और -3। तो y की वैल्यू हो गई -4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4। आप यहाँ पर उसी तरीके से अपने कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बता रखा है। इस तरीके से आप अपने कॉलम को ड्रॉ करेंगे। ये x हो गया, यहाँ पर y हो गया। x की वैल्यू आपने 0 रखी, y की वैल्यू -1 आ रही है। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू -4 आ रही है। सेम उसी तरीके से मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 - 3 × -1। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 और +3। 3 में से 1 जाएगा तो y की वैल्यू बचेगी +2। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +2 आ गई। सेम इसी तरीके से आप अपनी दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे यहां पर। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है उसको भी देखते हैं। यहां पर दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 2x - 3y + 8 इक्वल में 0। तो 2x इक्वल में -8 और +3y। तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 + 3y और डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अब यहां पर आप y की वैल्यू पुटअप करेंगे। y की वैल्यू को मान लीजिए मैं 1 रख देता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 + 3 × 1 और डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू अब यहां पर -8 और +3 नीचे 2। x की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 3 गया 5/2 यानी 2.5। मैंने यहां पर एक्चुअल में ये आप लोगों को माइनस में 2.5 निकाल लिया। मैं 2.5 को भी पुट कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि डेसिमल में आ रही है तो पुट नहीं हो सकती। अगर आप इसका भी यहां पर कॉलम बनाना चाहते हैं तो इस कॉलम को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आपके सामने यहां पर दिखाया जा रहा है। क्लियर है अभी तक यहां पर? ठीक है।
तो x की वैल्यू माइनस 2.5। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने 1 रखी है, y की वैल्यू 1 होगी, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2.5, ये x की वैल्यू चली गई। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, y की वैल्यू को पुटअप करता हूँ मैं यहाँ पर, मान लीजिए 2 रख देता हूँ, 2 रख दी मैंने, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 प्लस 3 इंटू 2 और नीचे डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 8 प्लस का 6 डिवाइड बाई 2 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1, x की वैल्यू आपकी होगी माइनस की 1, तो x की वैल्यू माइनस की 1 आएगी, यहाँ पर ऊपर रख देता हूँ। और y की वैल्यू कितनी पुटअप करी आपने 2। आप चाहें तो इसको एक ग्राफ पेपर पर डालकर देखिए कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ पेपर पर डालने के लिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू माइनस 1, यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ रही है ये। दूसरे में x की वैल्यू माइनस 4 है और y की वैल्यू, एक मिनट, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है अभी, पहले वाले में देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 1, तो y की वैल्यू माइनस 1 ये यहाँ पुटअप होगी, ये आएगी x 0 और y माइनस 1। दूसरे नंबर पे है x माइनस 4 है और y माइनस 1 है, x माइनस 4 है और y माइनस 1 है, ये यहाँ पर पुटअप हो रही है। तीसरे नंबर पे x माइनस 1 है और y 2 है, x माइनस 1 है और y कहाँ पर है 2 है, ये y यहाँ पर है 2, कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ जी, कहाँ पर दिक्कत आई है सर? वो x तो -4 है लेकिन y प्लस का 1 है, तो वो ऊपर आएगा उसका पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आएगा उसका पॉइंट, ओके एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुई है। x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू +1 है, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम लोग और -4 और यहाँ पर प्लस, ये यहाँ पर आएगा। और x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू +2 है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +2 है। इसमें सारा में मिस्टेक क्यों आ रहा है फिर, यहाँ पर आएगी ये 2 आएगा यहाँ पर, और x की वैल्यू -4, y की वैल्यू +1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तीनों एक लाइन पे नहीं आ रहे, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने शुरुआत में। 3x + y + 1 बराबर 0, -1, y की वैल्यू -1, माइनस का 3x, -1, 3 का 0, 0 हो गया, ये -1 आ गया, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये ठीक है। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू +1 भी ठीक है। फिर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2। हाँ जी, कहीं पर मिस्टेक जा रही है, ये बताइएगा कहाँ पर आ रही है मिस्टेक। हेलो, एक मिनट, आप बोलिएगा। सर हमने सेकंड में x की वैल्यू 1 रखी है और y की वैल्यू -4 आई है, लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा कि x की वैल्यू -4 और y की 1। ठीक है यार, आज मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, ये यहाँ सर से रोजा लग रहा है। हाँ यार, ऐसे ही समझ लो, बहुत मुश्किल होता है रोजे में। जी सर। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 1 रखना है और y की वैल्यू को -4 देना है, और ऊपर वाले में x की वैल्यू मैंने यहाँ पर -1, y की वैल्यू 2, अब ठीक आ रहा है। अब यस x की सर। वैल्यू 1 रखूँगा और y की वैल्यू -4 आएगी। और सर सेकंड वाले में भी नहीं, सेकंड तो सही है। अब तो सारा सही है ना। यस सर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4 यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट ये हटा देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल यस ठीक सर। है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ये लाइन यहाँ पर जा रही है, ये होगी पहली लाइन इसके लिए। और इसकी दूसरी लाइन कहाँ जाएगी, अब x की वैल्यू -2.5, तो अगर x की वैल्यू -2.5 बोलूँगा तो लगभग यहाँ पर है, और y की वैल्यू 1, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आएगा। फिर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली थी -1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, ये यहाँ पर आएगी पॉइंट। जब इस लाइन को ज्वाइन करूँगा मैं इस तरीके से, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन यहाँ से यूँ करके जाएगी, ऐसे इस तरीके से निकलेगा। तो आप देखेंगे तो आपका जो एरिया शेड होगा वो ये वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन ने पूछा है, वो क्वेश्चन ने पूछा है शेड द एरिया ऑफ द रीजन। बस आपको उस रीजन का एरिया शेड करना है जो एक्स एक्सिस पर है।
तो एक्स एक्सिस ये वाला है, इसके अंदर जो एरिया शेड हो रहा है वो ये शेड हो रहा है, इसे बोलेंगे हम लोग शेडेड रीजन। बस सिर्फ शेड कर दिया, यहाँ पर एरिया नहीं निकालना मेरे को। उसने जितना पूछा है अभी उतना ही मैंने करके बताया, सिर्फ शेड करना था और शेड करके ही बता दिया गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब बनाना वही है ग्राफ, यहाँ वैल्यूज मिस्टेक होने की वजह से ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें। अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस फाइंड करना है, फॉर्म बाय द अबव टू लाइंस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे बनने वाले ट्राइंगल्स के वर्टिसेस निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और फिर कहता है आपको ट्राइंगल का एरिया भी निकाल कर दिखाना है। यानी अब क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है और उसके वर्टिसेस भी फाइंड आउट करके देने होंगे। तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आप लोग देख रहे हैं पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल में 6, यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो 6 माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस का 2x ही आ रहा है। अब तो ठीक है, हाँ जी बोलिएगा। नहीं सर ठीक तो है वो सर, मैं ना एक बार ऐसी सॉल्यूशंस निकाल रहा था तो सर मेरे को किसी ने बताया था कि सर इससे इजी पड़ता है कि जब हम कॉलम बना लेते हैं ना और एक्स और वाई का, हाँ जी, तो एक में एक्स की वैल्यू 0 रख दें और एक में वाई की वैल्यू 0 रख दें, तो मतलब बिना इसके ही आ जाता है लेकिन आंसर। हम एक्चुअल मतलब में क्या है, हम लोगों को अपने एग्जाम में मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर वही तो, मतलब इसमें मेरे को सॉल्यूशंस निकालने हैं और मैं हाँ एक्स जी, की वैल्यू 0 रख दूंगा तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, हाँ जी और वाई ठीक की है, वैल्यू 0 रख दूंगा तो एक्स की 3 आ जाएगी। बिल्कुल सर वो भी सही है, आप लोगों के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर मेथड से करके बताते हैं कि बच्चा कैसे करेगा। अगर वो बच्चा इतना नहीं ओके सोच सर, पा रहा है, क्योंकि सभी तरीके के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी के सही बात। अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना है कि वो नहीं सोच पा रहा है कि यहाँ पर वैल्यू 0 रख दूँ, 0 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ तो वाई का कितना आ रहा है, नहीं अंडरस्टैंड हो रहा हो तब हम ऐसा करते हैं। मैं वो भी एक बार क्लियर कर देता हूँ फिर भी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप अपनी इक्वेशन को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं इन्हीं के मेथड को फॉलो करता हूँ। देखो जो इन्होंने बताया यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप इसका कॉलम बना लीजिए, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये भी। यहाँ पर आप कैसे कॉलम बना लीजिए, बहुत आसान है। देखो करने के मेथड काफ़ी सारे होते हैं, आपको जो बेहतर लग जाए वो जो समझ में आ जाए वो बेहतर होगा। एक्स की वैल्यू को यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, मान लीजिए 0 रख दिया तो 0 टू द 0, तो वाई की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई 6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 आ गई। अब एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर 1 रख दूंगा तो 2 1 2, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल में 6। जैसे कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकल जाता है ये, उसके लिए ये करके देखना पड़ता है। तो वाई की वैल्यू 4 आएगी, तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 2 रख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल में 6, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई की वैल्यू भी 2 आ गई। ये आपके सॉल्यूशन निकल के बहुत आसानी से। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन पे भी आ जाइए आप कि एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल में 0, एक्स माइनस 2y इक्वल में हो गया माइनस का 2। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रख दें या y की वैल्यू रख दें। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ कर दिया, और इस कॉलम को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं वैल्यूज पुटअप करूँगा, वैल्यूज आएंगी x और y। अब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, मान लीजिए y की वैल्यू 0 रख दी, तो अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, और इक्वल में -2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1 रखूंगा तो -2 उधर जाके +2, तो y की वैल्यू रख रहा हूँ 1। अब देखो यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल में -2, ये भी -2 ये भी -2 इक्वल हो जाएंगे तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है, ये मेथड भी आसान है, जो मैंने पिछली बार बताया था वो भी आप कर सकते हैं। अब y की वैल्यू कितनी रखूँ यहाँ पर मैं, y की वैल्यू मान लेता हूँ मैंने 3 रख दी, तो x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल में -2 हो जाएगा, तो x माइनस 6 इक्वल में -2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस का 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब इन वैल्यूज को आप अपने ग्राफ पेपर पर पुटअप कर देंगे, तो x की वैल्यू हो गई 0, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, देख रहे हैं ध्यान से आप लोग। और y की वैल्यू पहले इस वाले को रखेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0 और 6 ये आ गया यहाँ पर, ये पहला पॉइंट आ गया 0 और 6 के लिए। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की 1 y की वैल्यू 4, ये आ गया जी, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2, y की भी 2,
ये आ गए जी यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट रख दिए। आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए रफ हैंड से, इस तरीके से मिलाइए बहुत ध्यान से। और ये लाइन के ऊपर भी लिखना पड़ता है आपको, ये 2x + y = 6 है। तो ये पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये लाइन यहीं पर रहेगी 2 और 0। क्लियर है। अब x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू +1 है, तो ये यहाँ पर आ गया, देखिए 0 और 1। फिर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया 4 और 3 में। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर, ये करके हो गया। अब आपके लिए ये आपका ट्राइंगल बन गया, x एक्सिस पे बनने वाला ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम रखिए, ट्राइंगल ए, इस पॉइंट का नाम बी, तो यहाँ पर लिखिए सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 2 और 2, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके लिए? -2 और 0, -2 और 0। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सी के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर है 3, x का 3 है और y का 0। ये आपके सी के कोऑर्डिनेट आ गए। ये तो आपके कोऑर्डिनेट निकल गए। यहाँ पर बोला गया ना आपसे फाइंड द वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस निकालना है आप लोगों ने, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्टिसेस। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर अगर आप बेस को देखेंगे तो बेस क्या कहाँ से कहाँ तक है? बी से सी, बी सी बेस होगा आप लोगों के लिए। और हाइट क्या होगी? यहाँ पर इसको मैंने डी मान लिया पॉइंट, तो ए से डी बेस की हाइट कहलाएगी, ए से डी आपकी हाइट कहलाएगी। तो 1/2 इंटू आपका बेस कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5 यूनिट तो बेस हो गया। और हाइट कितने यूनिट आ रही है इसके अंदर? 1 2, 2 यूनिट हाइट आ रही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? 5 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। तो हमारी यूनिट्स में कितना आंसर आ रहा है? 5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम अपने ट्राइंगल्स के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पे शेड हो रहा है। ये किस पे शेड हुआ है? x एक्सिस पे शेड हुआ है। तो x एक्सिस पे शेड होने वाले ट्राइंगल का एरिया 5 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो ये बिल्कुल आसान था, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए, आपको ग्राफ बनाना मैंने अच्छे से समझा दिया है, क्लियर हो गया है। अब आप उम्मीद करता हूं कि ग्राफ तो आप बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं उनको क्लियर कर रहा हूं और उसका ग्राफ जो है वो ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है। मैं आपको वो डायरेक्टली उस पर दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा वही है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट में आप लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी थी कंसिस्टेंट की, वो 2 कंडीशन पढ़ी थी। एक जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2, तब कंसिस्टेंट होता है। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ग्राफ पेपर पे लाइनें बनती हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। कैसी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर जो सॉल्यूशन निकलते हैं उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। दूसरे नंबर पे जो कंसिस्टेंट की वैल्यू पढ़ा है आप लोगों ने, वो पढ़ा है कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। तो इस सिचुएशन में जो लाइंस होती हैं उसे बोलते हैं कोइंसिडेंस, और कोइंसिडेंस के अंदर जो सॉल्यूशन आते हैं वो आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है, इसके आगे चर्चा होने वाली है। तो इन दोनों ही सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। यहां पर ही बोल रहा है कि आप ये चेक करिए क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आप यहां पर इक्वेशन को लिखिए x + 3y इक्वल में 6, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y इक्वल में 12 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको चेक करेंगे कि A1/A2 कितना आएगा? 1/2, और फिर आप चेक करेंगे B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/, -3 कैंसिल होने के बाद ये -1 बचेगा। इससे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वेशन नहीं है तो इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट है। इक्वेशन कैसी आ रही है? कंसिस्टेंट आ रही है। अगर कंसिस्टेंट है तो अब क्या करना है?
तब आप अपने इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे। इक्वेशन कंसिस्टेंट है तब ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे। अब अपने इक्वेशन को लिखिए x प्लस 3y इक्वल में 6 है। अब आप यहाँ पर कॉलम बना लीजिए, उसी मेथड से कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर भी। इस क्वेश्चन को कॉलम बना के वैल्यू पुटअप करते रहिए, आंसर आता जाएगा। यहाँ पर x लिखिए या y लिखिए। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3, यानी x कितना आ जाएगा मेरे पास 3, x की वैल्यू हो गई 3। अब दूसरे नंबर पे y की वैल्यू कितना रख दूं मैं यहाँ पर, -1 रख दूं। देखो y की वैल्यू +1 रखी थी, अब y की वैल्यू रख देता हूं मैं -1। अगर -1 रखूंगा तो प्लस कर दो, ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, 2 रख देता हूँ। y की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 3 या 6, 6 माइनस 6, x की 0 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है ना। डायरेक्ट कैसे रखना है, y की वैल्यू 2 रखी तो x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल में 6, यानी x की वैल्यू 6 माइनस 6 और x कितना हो जाएगा 0, y की वैल्यू 2 x 0। ऐसे ही आगे नेक्स्ट भी रखूंगा, y की वैल्यू 3 रख दूं मैं अब यहाँ पर, y की वैल्यू 3 रख देता हूँ, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 3 3 9, और 9 उधर जाके माइनस करेंगे तो माइनस का 3, यानी कि y की वैल्यू 2 रखने पर x प्लस 3, 2 नहीं, y की वैल्यू 3 रखने पर x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू में 6, x प्लस 9 इक्वल में 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 9, यानी x बराबर माइनस का 3, x की वैल्यू -3 आ गई। सेम उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें, 2x माइनस 3y इक्वल में 12। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है और आपको 2 से डिवाइड भी करना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, मैंने y की वैल्यू को 0 पुटअप कर दिया। यहाँ कॉलम बनाता हूँ आपके सामने, देखो ध्यान से, ये x है, ये y है, y की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर 0 रखते ही ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, और 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू को आपने यहाँ पर अभी 0 रखा था, अब मैं यहाँ पर कितना रख दूँ, 2 रख देता हूँ। जैसे 2 3 6 करूँगा, y की वैल्यू रख दे रहा हूँ 2, 2 3 6, या -2 रख लो, ज़्यादा बेहतर है, -2 रख देता हूँ। देख लो भाई ध्यान से, -2 रख रहा हूँ। कहाँ पर था मैं, इस वाले क्वेश्चन, -2, 1 मिनट, ये -2 रख दी। y की वैल्यू -2 रखूंगा तो कितना बन जाएगा, ये प्लस का 6, और 12 में से 6 जाएंगे, 12 में 6 जाएंगे तो भी कितना बचेगा 6, तो 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है ये। अब यहाँ पर वैल्यू कितने रखने से आ रहा है, माइनस की वैल्यू रखने से आ रहा है। चेक करके देख लो चाहो तो, 2x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल में 12, तो 2x और ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल में 12, और 2x बराबर 12 माइनस 6। अच्छा, तो x की वैल्यू आएगी 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 आएगी। देखो ध्यान से, क्योंकि 2 उधर से आगे डिवाइड भी हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 3 हो गई। और इसकी इक्वेशन निकल गई। तीसरी भी रख लो। अब y की वैल्यू कितनी रखो, यहाँ पर 4 रख दो, 4, ध्यान से देखिए, 4 3 से 12। अब 4 की जगह में -4 रखूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो y की वैल्यू रख दी मैंने -4, तो 2x माइनस 3 इंटू 4, अगर -4 रख रहा हूँ तो -4, और इक्वल में 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस का 12 इक्वल में 12, 2x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 12, यानी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0/2, तो x बराबर कितना आ गया 0, -4 रखने पर 0 आ गई। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये जो मुझे वैल्यू सॉल्व करके दिखाना था वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ये पहले इक्वेशंस के लिए आ गई और ये दूसरी इक्वेशंस के लिए आ गई। अब जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से शो होगा, जो आप बना भी सकते हैं खुद से। ये मैंने इसका ग्राफ पेपर ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बना कर दिया हुआ है। बनाना आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनेंगे, तो ग्राफ बनाना आ गया। उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मैंने पीछे सॉल्यूशन निकाले थे, उस सॉल्यूशन का ग्राफ आपके सामने मौजूद है। क्लियर हो गया? तो इस ग्राफ को आप बना भी सकते हैं, अपने आप से बनाकर देख सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, तेज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राधा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। राधा एक सेल में जाती है और वो वहां पर कुछ पैंट्स खरीदती है और कुछ स्कर्ट्स खरीदती है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर, और उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा हाउ मेनी ईच
शी हैड बॉट, उसने कितने कितनी पैंट्स खरीदी और कितनी शर्ट्स खरीदी। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से आया। जवाब क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन, कह रहा है नंबर ऑफ स्कर्ट जो खरीदी गई हैं टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, यानी जितने भी हमने पैंट्स परचेज करी हैं उससे उसके दुगने से दो कम है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ पैंट्स, आपने पैंट कितनी खरीदी है, मान लीजिए आपने एक्स पैंट खरीदी है, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, और जो आपने स्कर्ट्स खरीदी हैं वो वाई खरीदी है। तो पैंट हो गई एक्स और स्कर्ट हो गई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, साहब बोला नंबर ऑफ स्कर्ट, यानी स्कर्ट्स की जो संख्या है वो परचेज करी गई है टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, यानी पैंट के दुगने में से दो। तो पैंट के टू टाइम्स में से अगर मैं टू माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। देखिए नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन, स्कर्ट की संख्या दो कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट के दुगने से, पैंट के दुगने से। तो ये पैंट है, इसका टू टाइम्स 2x हो गया, इसमें से दो कम है क्या, नंबर ऑफ स्कर्ट। तो y की वैल्यू हो गई 2x माइनस 2, ये एक इक्वेशन बन गई। ऑल्सो उसी तरीके से कहता है नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, दूसरी कंडीशन में जो स्कर्ट्स की संख्या है वो 4 कम है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। अब पैंट का 4 टाइम्स, तो स्कर्ट्स की संख्या पैंट के 4 टाइम्स में से 4 कम है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे कहता है हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स, आपको निकालना है पैंट्स कितनी परचेज करी है हमने और स्कर्ट्स कितनी परचेज करी, यानी पैंट्स और स्कर्ट्स दोनों का परचेजिंग निकालकर और ग्राफ पेपर भी प्लॉट करके दिखाना है। अब यहां पर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, मैं ऐसे करके लिखता हूं, इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू 2x माइनस 2, और यहां पर उसी तरीके का आप बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, ये x और यहां पर y। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 0 से 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। x की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो 2 1 से 2, 2 में से 2 गया 0, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू आप माइनस का या प्लस का 1 रख दीजिए, 1 तो रख दी, 2 रख दी, 2 2 से 4, 4 में से 2 गया 2, तो x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई प्लस का 2। ये आपके आसानी से इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गए। दूसरी इक्वेशन लिखिए यहाँ पर अब इसी तरीके से, इन इक्वेशन नंबर 2 में y इक्वल में दे रखा है 4x माइनस 4। अब यहाँ पर बॉक्स बनाइए, x की और y की इक्वेशन लिखनी है। x की जगह आप 0 रखिए, सबसे पहले 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू सीधे सीधे माइनस 4 आ गई। x की वैल्यू 1 रखिए, 4 1 सा 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर x की जगह 2 रख दीजिए तो 4 2 सा 8, 8 में से 4 गया तो y की वैल्यू 4 आ गई। आसान है रखना। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन के भी ये सॉल्यूशन निकाल लिए, और आप इन सॉल्यूशंस को अपने ग्राफ पेपर पर डालकर चेक कर सकते हैं कि ग्राफ आपका कैसे बनेगा। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पर डालेंगे तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। पहली इक्वेशन थी आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बनी थी। अब आपको होगी ये कैसे बन गई, इसको आप बना सकते हैं, यही तो मैंने बनाया था, y बराबर था 2x माइनस 2, इसी को तो मैंने करा, माइनस वाई को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का y हो जाएगा, 2 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सेम कंडीशन दूसरे ग्राफ की भी, ये वाली इक्वेशंस को आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करा हुआ। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए ताकि आपको आसानी हो जाए, और बाकी क्वेश्चंस कैसे हैं ग्राफ के वो भी यहाँ पर समझा दिए गए। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब आपके पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लीजिए। लगभग 3 क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में आपकी बुक्स के अंदर, जिसका पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है सबसे पहले उसको समझते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि जो जितने भी तुम, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम जितने भी साल की थी मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना था। तो सबसे पहला काम आपको क्या रखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की परसेंटेज मान लीजिए मैंने x ईयर्स मान ली, देन द प्रेजेंट एज ऑफ
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, y साल हो गए, y ईयर, क्लियर है यहाँ पर, y ईयर। अब 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले सबसे पहले आप बोलेंगे एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी, x-7, ये आफ्ताब की एज होगी 7 साल पहले। एज ऑफ हिज डॉटर, और उसके डॉटर की एज कितनी है, तो वो होगी y-7 ईयर्स। अब आफ्ताब कह रहा है, कहने वाला कौन है यहाँ पर, आफ्ताब कह रहा है, किससे कह रहा है, डॉटर से कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 साल पहले I was 7, यानी आफ्ताब डॉटर से 7 गुना था। तो अगर मुझे डॉटर को और आफ्ताब को इक्वल पुट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूंगा तो x-7 यानी आफ्ताब की एज, और अगर मुझे डॉटर की एज को इक्वल रिप्रेजेंट करना है तो आफ्ताब कह रहा है कि वो अपनी डॉटर से 7 साल पहले 7 टाइम्स था, तो अगर मैं उसकी डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डॉटर अगर 7 गुना हो जाएगी 7 साल पहले तो आफ्ताब के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आफ्ताब ने कहा है कि वो 7 टाइम्स है अपनी डॉटर से, तो डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डॉटर और आफ्ताब दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x-7 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस का 49, यहाँ से निकालूंगा मैं x-7y इक्वल में माइनस का 49 प्लस का 7, x-7y इक्वल में माइनस का 42, तो इक्वेशन आ गई x-7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली कंडीशन बन गई, और इसके आप सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पेपर पे भी डाल सकते हैं। अभी मैंने कंडीशन ड्रॉ करके दिखा दी कंडीशन कैसे बनाई जाती है। अगली कंडीशन देखते हैं क्या है, आगे बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years, सबसे पहले आप यहाँ के लिखोगे आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, 3 साल बाद आप लिखोगे यहाँ पर एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी है, 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 years, 3 years लेटर, और एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये देखो, आई शैल बी 3 टाइम्स, फिर से कह रहा है आफ्ताब, आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 3 इक्वल टू 3 y प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर 3y प्लस का 9, x माइनस का 3y इक्वल में 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल में 6, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से जो सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, उस सिचुएशन से आप लोगों को सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनानी है, फिर उन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को बना दिया। और जब आप इस इक्वेशन के पहली और दूसरी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालने के बाद इनको ग्राफ पेपर पर डालकर देखेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका ग्राफ ड्रॉ होगा इन दोनों इक्वेशंस का। ये देखिए, ये इक्वेशन बनाई है मैंने, x-7y प्लस का 42, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, और दोनों ही ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट है। वो अलग बात है कि जब इस ग्राफ को मैं और आगे तक बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया एक्सरसाइज 3.1 का। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसकी क्वेश्चंस कैसे बनेंगी वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम के कोच बाइज 3 बैट, 3 बैट परचेस करे हैं और 6 बॉल्स परचेस करी हैं, कितने रुपए में, 3900 में, समझ में ना। तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत मान लीजिए, मैंने मान लिया x रुपए है, देन द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत है ₹y, x रुपीज 1 बैट की कीमत है और y रुपीज 1 बॉल की कीमत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे आप 3 बैट्स परचेज करें, अगर x रुपए का एक है
तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 3x प्लस, और 6 बॉल्स परचेज करी हैं तो ये हो जाएगी 6y, और टोटल जो आपने मनी स्पेंड करी है वो 3900। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को इधर से भी 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल में 1300, और ये पहली इक्वेशन ड्रॉ हो गई। और इस इक्वेशन को आप सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया हुआ है। आगे कहता है शी बाइज अनदर बैट, उसने एक बैट और खरीदा, यानी अब वो एक बैट और खरीद रहा है, तो एक बैट खरीद रहा है यानी उसकी कीमत x रुपए, क्योंकि एक बैट की कीमत x रुपए है, और 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स और परचेज करी हैं, 3 बॉल्स यानी 3y, एक बॉल y रुपीज़ की, 3 बॉल 3y रुपीज़ की, और अब उसके लिए उसने 1300 रुपीज़ खर्च किए हैं, और टोटल मनी जो स्पेंड हुई है यहाँ पर वो 1300 रुपये स्पेंड हुए। ये क्वेश्चन नंबर आ गई दूसरी। इनके आप सॉल्यूशन निकालिए, और सॉल्यूशन निकालने के बाद जब आप इसको ग्राफ पेपर पर डालेंगे, अब आप सोचेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। यहाँ पर आप सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज बड़ी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप कॉलम बनाइए, जरूरी नहीं आप 1 और 2 ही रखेंगे, आप वैल्यूज को और बढ़ा कर भी रख सकते हैं। एक्स है और वाई है, आप वाई की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए वाई की जगह मैंने रख दिया 500 रख दिया, तो 500 2 ज़ा 1000, 13 में से 1000 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेंगे 300। अब यहाँ पर मान लीजिए 400 रख दीजिए, वाई की जगह पे 400 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500 आ जाएगा। वाई की जगह पे आप लोग 300 रख दीजिए, तो 300 जो 600 हो जाएगा यहाँ पर, या 450 रख दीजिए, चलिए वाई की जगह पे रख देता हूँ मैं 450, तो 450 2 सा कितना हो गया 900, 13 में से 900 गए तो यहाँ पर कितना आ गया 400 आ गया। इसी वैल्यूज़ को आप उठा के ग्राफ पेपर पे डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं और उसको ग्राफ पेपर पे डालेंगे। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर स्केल जो चूज करनी है, अब आप देखिए स्केल में मैंने यहाँ पर चूज करा 100 की स्केल चूज करिए, 1 2 3 नहीं, सीधे 100 200 300 400, क्योंकि जो मेरी वैल्यूज आ रही हैं वो एक्स की वैल्यू कभी 400 आ रही है, कभी क्या कहते हैं 500 एक्स की वैल्यू, कभी वही एक्स की वैल्यू 450 है, वाई की वैल्यूज कभी 600 है, कभी 300 है। तो मैं यहाँ पर स्केल को जो चूज कर रहा हूँ वो 100 के अकॉर्डिंग चूज कर रहा हूँ, इसीलिए ये स्केल आपकी चूज हो रही है और ये दोनों ही लाइनें आपकी ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो गई। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का आपने सेकंड क्वेश्चन देखा कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ, आपको कॉस्ट दी हुई है 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज, हमें कितना फाउंड हुआ 160 रुपए की हमने कॉस्ट खरीदी है। 2 किलो एप्पल खरीदे हैं, 1 kg ग्रेप्स खरीदने पर कितने रुपए का परचेजिंग आ रहा है 160 रुपीज़ का। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितने रुपीज़ दिखा रखा है यहाँ पर 300 रुपीज़ है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आप इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कीमत हो गई रुपीज़ एक्स, देन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कीमत हो गई रुपीज़ वाई। अब आपने 2 kg एप्पल्स खरीदे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली क्वेश्चन बनेगी 2 kg खरीदे आपने तो 2x हो गया, 1 kg x रुपए के हैं, 2 kg खरीदे 2x रुपए के हो गए, 1 kg ग्रेप्स y रुपए के हैं और आपने 1 ही kg खरीदे हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल में 160, इक्वेशन नंबर 1 आ गए। सेम उसी तरीके से आगे भी 4 kg एप्पल्स परचेज करें तो 4 kg का मतलब हो गया 4x प्लस और 2 kg ग्रेप्स हैं तो ये हो गया 2y और इक्वल में कितने रुपए का परचेज हुआ है 300 के। इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल में 150 और इस तरीके से इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई। अब आप यहाँ पर y x की वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं तो y की वैल्यूज़ भी आ जाएगी। अगर आप पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो x की वैल्यूज़ मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है इसके लिए, x की वैल्यूज़ के लिए x और y, x की वैल्यूज़ को मैं यहाँ 50 रख देता हूँ, 50 रखूँगा तो 50 2 100 और 100 में से 160 जाएंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब x की वैल्यू को आप यहाँ पर 60 रख दीजिए, 60 रख दीजिए तो 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। x की वैल्यू को आप 40 रख दीजिए तो 80, यहाँ पर अगर मैं 40 रख देता हूँ वैल्यूज़ को, देखिएगा ध्यान से, 40 रख दिया मैंने 40
तो 42 ज़ा 80 और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ गई 80। इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो अगर इसके सॉल्यूशंस निकाल के आप लोग इसको भी ग्राफ पेपर पर डालकर देखेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा हैं। अब देखिए पीछे वाले में आपने जो स्केल चूज करी थी वो 100 की चूज करी थी, यहाँ पर स्केल हम 100 की चूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज चल रही हैं वो 20 चल रही है या 40 है या 60 है या 80 है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्केल्स को चूज करेंगे। और जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें यहाँ पर नेगेटिव्स वाले y का नेगेटिव को इधर एक्सपेंड नहीं किया गया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मेरी कोई आई नहीं है, तो इसलिए मुझे नेगेटिव वैल्यूज का एक्सटेंड करके या फिर y की वैल्यूज के नेगेटिव को एक्सटेंड करके कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मुझे पहला ही क्वाड्रेंट में ज़रूरत थी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जितनी ग्राफ पेपर की ज़रूरत है आप उसी क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करिए और उसी के अंदर अपने ग्राफ को बना दीजिए। जब आप इसकी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आपका इस लाइन के ऊपर ग्राफ इंटरसेक्ट होता हुआ नजर आएगा, और ये दोनों लाइनें जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पैरेलल ड्रॉ हो रही हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज की क्लास में देखा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई, और आपका जो ग्राफ का टॉपिक था वो पूरा का पूरा मैंने आज ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ग्राफ में सिर्फ इतना ही है, अगर आप इतना भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर फंसने वाले हैं। आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, अपने आप से ग्राफ जरूर बनाकर देखिएगा, कोशिश ज़रूर करिएगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।